वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के दौरे पर हैं। उन्होंने वाराणसी प्रयागराज लेन हाईवे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के बाद अवाम से खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि नए ज़राई क़वानीन से किसानों को नए मुतबादिल मिले हैं। किसी भी चीज़ से किसानों को रोका नहीं गया है। किसान अपने अनाज को मुल्क के किसी भी हिस्से में फ़रोख्त कर सकते हैं। ताहम कुछ लोग ज़राई कानून के सिलसिले में भ्रम फैला रहे हैं। विकल्प के माध्यम से किसानों को सशक्त करने का रास्ता अपनाया गया है। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या किसान की इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक किसान की पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई? इस इंतखाबात के लिए लखनऊ में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल 11 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर का इम्कान है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। चुनाव है विधान परिषद का, जो शिक्षक है इसमें, और इसमें कुल मिला के हमारे 10 मतदान केंद्र हैं और सब जगह एक एक बूथ है। और 10 के लिए हमारे पास जो व्यवस्था है उसमें स्टैटिक मजिस्ट्रेट है 10 जगह। उसके अलावा स्टैटिक पुलिस ऑफिसर भी हैं वहीं पे। और हर जगह एक उप निरीक्षक या निरीक्षक स्तर का अधिकारी है और उसके साथ में पर्याप्त पुलिस बल है। इसके अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट्स बनाए गए हैं, जो उनके साथ में सेक्टर पुलिस ऑफिसर हैं, उनके साथ भी पुलिस बल है। जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके साथ में जोनल पुलिस ऑफिसर हैं, उनके साथ भी पुलिस बल है। तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता इसमें बरती जा रही है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और सकुशल संपन्न हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और अभी उसी के सिलसिले में फोर्स को ब्रीफ किया जा रहा है और जो मतदान कर्मी हैं उसमें उनकी भी ब्रीफिंग, जॉइंट ब्रीफिंग डीएम साहब द्वारा अभी की जा रही है। और इसके पश्चात यहां से पोलिंग पार्टीज रवाना होंगी, अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर कुशलता की रिपोर्ट देंगी। उनको सारी हिदायतें दी गई हैं, खासतौर से जो कोविड-19 से रिलेटेड जो प्रिकॉशंस लेने हैं, जो शासन के निर्देश हैं और माननीय निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं, उनका अक्षरशः पालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे हम लोग। और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बिल्कुल पूर्व की भांति इस जनपद में जो मतदान की वो रही है, गौरवशाली जो परंपरा रही है कि अच्छी तरह सकुशल संपन्न हर बार कराया गया, इस बार भी सकुशल संपन्न होगा। हल्का आगरा के तहत असातिज़ा और ग्रेजुएट जुमरे से एमएलसी के इंतखाबात के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके पेश नजर आज अलीगढ़ के धनीपुर मंडी से पोलिंग पार्टियां अपने बूथों को रवाना हुई। अलीगढ़ में 91 बूथ बनाए गए हैं, जहां आज जिला अफसरान की निगरानी में पार्टियां रवाना की गई हैं। इंतखाब को पुरअमन माहौल में मुनक्किद कराने के लिए 7 जोनल मजिस्ट्रेट, 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 33 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। एडीएम सिटी अलीगढ़ राकेश कुमार मालपानी ने बताया कि कोरोना के पेश नज़र मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी रहेगा। और तलब है कि हल्का आगरा से एमएलसी में उत्तर प्रदेश के 12 अजला शामिल हैं, जिसमें अलीगढ़ भी एक जिला है। एमएलसी चुनाव के लिए शिक्षक और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए आज यहाँ से 91 पोलिंग पार्टीज रवाना की जा रही है। कुल 91 बूथों पर कल निर्वाचन की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक संपादित की जाएगी। इसके लिए सभी टीमें यहाँ पर अपना अभी सामान ले रही हैं और आने के बाद में उसका मिलान करके और सभी सामग्री प्राप्त करते हुए
ये लोग यहाँ से अपने गंतव्य को बूथों को रवाना होंगे। निर्वाचन को सकुशल और शांतिपूर्वक संपादित कराने के लिए पर्याप्त फोर्स के साथ साथ 7 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 7 जोनल मजिस्ट्रेट, 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट और साथ ही 33 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके अलावा 91 माइक्रो ऑब्जर्वर हैं प्रत्येक बूथ पर एक, और 91 वीडियोग्राफर्स हैं प्रत्येक बूथ पर एक लगाया गया है। और निर्वाचन को कुशलतापूर्वक शांतिपूर्वक संपादित कराया जाएगा। तैनात हूँ और आज मुझे पीठासीन अधिकारी का दायित्व निर्वहन करने के लिए शासन ने निर्देशित किया है और उसके क्रम में मैं अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी इंटीग्रिटी के साथ निर्वहन कर रहा हूँ। और ख़ास तौर से कोविड-19 को देखते हुए अब न सिर्फ अपने कार्मिकों को बल्कि मतदाताओं को भी उसके प्रति मैंने जागरूक किया है और जो भी प्रोटोकॉल शासन की तरफ से इसमें है उसका अक्षरशः पालन मतदान के। मेरठ में कत्ल की वारदात का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी की ख्वाहिश रखने वाले एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल करके उसकी लाश को एक प्लॉट में दबाकर छुपा दिया। 4 रोज से गायब लड़की के अहले खाना ने जब लड़की के साथ किसी अनहोनी के पेश आने का शक जाहिर करते हुए पुलिस में शिकायत की तो कत्ल की इस दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा मामला मेरठ के सामने आया। मामला था सरवरपुर थाना इलाके के जैनपुर पुलिस गांव का है। गांव में मामला दर्ज करने के बाद सिमरन के शौहर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कत्ल की इस वारदात का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने शौहर की निशानदेही पर प्लॉट में छुपाई गई लाश को बरामद कर लिया और दीगर मुलजिमीन की तलाश कर रही है। दहेज का लालच था कि स्कॉर्पियो मिली मेरे बच्चे को। मेरी पोजीशन नहीं थी, बाप पैरालाइज है जो मैं स्कॉर्पियो देती उसको। उसने टॉर्चर करता रहता लड़की को। दिल्ली में दोनों लड़ते, बाप डेयरी पर रखता लड़के को, आने नहीं देता था, बीमार था कुछ भी मैं इलाज करवाती। उसके बाद सर ये धोखे से लड़की को वहाँ दिल्ली रहते थे, धोखे से बाप ने कहा लड़का रोज नहीं आता डेयरी पे से, आप ऐसे बोलो मैं लड़की को अपनी गारंटी पे वहाँ रखता हूँ हर्रे में ला के लड़की को धोखे से बुला के और 23 तारीख में मेरी लड़की आई है, 25 में खत्म कर दी सब। मेरी प्रशासन से यही मांग है, मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी तो मुझे मिलेगी नहीं, उसका बेटा कल फिर छूट जाएगा, लेकिन मेरी बेटी कहाँ से आएगी? हम मोदी जी ये कहते हैं योगी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बेटी कहाँ से लाऊंगा? मेरी बेटी दी जाए, मुझे प्रशासन से यही मांग है, ये इंसाफ करा जाए, मेरे को फांसी दी जाए। श्रीमती सावरी बेगम ने एक एप्लीकेशन दिया था कि मेरी लड़की की शादी आमिर से हुई थी और 1 हफ्ते से मैं लड़की का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा। इस प्रार्थना पत्र पर थाना सरवरपुर में SHO द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी क्रम में जांच पड़ताल में ये पता चला कि पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे और पति ने अपनी पत्नी को मारकर उसकी लाश को छुपा दिया था और SHO सरवरपुर और उनकी टीम ने डेड बॉडी को रिकवर किया है, आमिर को गिरफ्तार किया है और अन्य मुलजिम की तलाश की। मुरादाबाद में अपनी बहू के साथ बुरा काम करने के बाद मुलजिम ससुर ने मुखालफत करने पर अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया और लाइसेंसी राइफल लेकर फरार हो गया। 3 दिन बाद ही मुलजिम वीरेंद्र की गिरफ्तारी नहीं हुई। मुतासरा बहू और उसके खानदान का कहना है कि मुलजिम के पास 2 लाइसेंसी हथियार हैं, जिसमें एक पिस्तौल तो पुलिस ने बरामद कर ली, लेकिन राइफल लेकर मुलजिम फरार हुआ है और वो धमकी देते हुए गया था कि जिसकी वजह से मुतासरा के घर वाले खौफ और दहशत में हैं और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मुलजिम को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक जितना निकल के सामने आया है 2 लाइसेंसी असलों का आया है, एक राइफल और एक पिस्टल तो जो मौके में घटना में इस्तेमाल हुई थी वो बरामद हो गई है। जो आरोपी है उसके पास से उसके घर से अभी राइफल नहीं मिली है तो वो बरामदगी भी शेष है और अभियुक्त को गिरफ्तार शीघ्र किया जाएगा। साथ ही दूसरा असला अगर कोई है उसको भी कब्जे में लिया जाए। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी क्योंकि जो असला जो घटना में प्रयुक्त हुआ है वो लाइसेंसी असला था और उसका दुरुपयोग हुआ है, तो उसका निरस्तीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में एक कलयुगी ससुर ने अपने ही बेटे की बहू के साथ पहले बुरा काम किया। जब बेटे ने विरोध किया तो बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। 3 दिन से आरोपी ससुर अपनी राइफल के साथ फरार है और जो उसके बेटे की बहू थी उसके परिजन डर में खौफ में जी रहे हैं कि कहीं वो उनके साथ भी कोई घटना को अंजाम ना दे। मेरे साथ उन्हीं के परिवार के एक सदस्य हैं। आपकी कौन थी? मेरी बहन है, छोटी बहन मेरी। तो क्या हुआ, गिरफ्तार हुए? अभी वो नहीं हो पाया गिरफ्तार, अभी कुछ नहीं पता लग पा रहा और बहुत डर का माहौल बना हुआ है। मेरी बहन भी सहमी हुई है, हमारा पूरा परिवार, 2 भाई हैं हम
एक भाई मेरा छोटा है, हम पूरे परिवार डर से जी रहे हैं। अभी भी रात भी मैंने डॉक्टर साहब उनको फ़ोन करा था। नहीं, दरोगा जी को फ़ोन करा था, उन्होंने लेपर्ड भेजी मेरे घर। लेपर्ड लगी हुई है, चक्कर काटती है बार बार हर आधे 1 घंटे बाद, लेकिन वो पता नहीं क्यों गिरफ्तार नहीं हो पा रहा। बात समझ में नहीं आ रही, डर का बहुत माहौल बना हुआ है। क्या कुछ असला भी है उनके पास? हाँ, एक राइफल उनके साथ है। कि कलयुगी ससुर ने पहले अपनी बेटे की बहू के साथ बुरा काम किया और जब उसके पति ने जानकारी मिलने पर विरोध किया तो फिर उसके पति और अपने बेटे यानी अपने बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सागर रस्तोगी के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। शहरों के नाम बदलने की इस सियासत में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी कूद गई है। अखाड़ा परिषद ने हैदराबाद का नाम बदलने के योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान की हिमायत करते हुए हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का मुतालबा किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि योगी हुकूमत ने इसी तरह इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया था, लिहाजा इसी पॉलिसी पर अमल करते हुए हैदराबाद का भी नाम बदलकर भाग्यनगर किया जाना चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी का दावा है कि मुल्क के कदीम शहरों के नाम मुगलों के ज़माने में बदल दिए गए थे, लेकिन अब वक्त आ गया है मुगलों के ज़माने में बदले गए नामों को ख़त्म करके शहरों को पुराने नाम वापस दिए जाएं। और इस तरह का नाम बदलना भी चाहिए। अब शासन यहाँ पे भारतवर्ष का है और मुगलों का नहीं है, तो हैदराबाद को भाग्यनगर करने में ओवैसी की बुराई क्या हो रही है? अगर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर हो जाए तो इससे अच्छा वहाँ के लोगों को और क्या मिलेगा? आपके भाग्य बदल जाएंगे और मुझे लगता है कि ओवैसी के भाग बदल जाएंगे। और ओवैसी इस तरह का विरोध नहीं करना चाहिए आपको। ये चुनाव वहाँ के लोगों के लिए विकास की बात होगी। हमने आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहाँ भाषण सुना था, इतना अच्छे उन्होंने बोला था कि समाज के लिए, देश के लिए हैदराबाद के लोगों को चाहिए कि वह अपना जो भी समय निकाल करके सभी लोग वोट करें। और मैं यही बात करता हूं कि हैदराबाद को भाग्यनगर में बदलने का जो हमारे योगी आदित्यनाथ ने प्रयास किया, सब उसका समर्थन करें। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी रिजवान अहमद खान का कहना है कि अकेडमी अपने मामूल का काम बहुस्न खूबी अंजाम दे रही है। गरीब तलबा और तालिबात के वज़ाइफ की तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि सदारती इख्तियारात वाले काम मुलतवी हैं। अकेडमी के तहत चलाए जा रहे उर्दू कोचिंग सेंटरों में तालीम का बाकायदा आगाज हो चुका है। असल में जो हमारे यहाँ स्कीम जो चल रही है, जो राइज है, उसमें बाकायदा ये इंतज़ाम है कि जो जिनकी माली हालत ठीक नहीं है उनकी मदद की जाए। तो मेरे ख्याल से जिनको हम पेंशन दे रहे हैं पहले से, उनकी पेंशन एक भी महीना नहीं रुकी है। वो चाहे वो लॉकडाउन का पीरियड रहा हो या जैसे भी रहो, बाकायदा उनको पेंशन पाबंदी से दी गई है। उसके अलावा इसके अलावा जो बीमार हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं और जो अपना इलाज नहीं कर सकते, उनको एक मुश्त इमदाद भी देती है अकेडमी। और आप यकीन मानिए कि मतलब अभी मैंने एक फ़ाइल ऐसी जो है की है जिसमें जो है कई जो है मुसन्निफीन है जिनको ज़रूरी इमदाद ज़रूरी थी और उनको एक मुश्त इमदाद दी कि ताकि उनका ट्रीटमेंट चलता रहे। उनको कोई मसला नहीं है, वो कभी कोई इस तरह का कोई एतराज़ या कोई ऑब्जेक्शन अभी तक तो मेरे सामने नहीं आया है और उन लोगों को बाकायदा इमदाद फराहम की जा रही है और आगे भी जो है की जाएगी, क्योंकि तो हमारी स्कीम है और इसमें कोई रुकावट भी नहीं होने वाली है। गुरु नानक देव प्रकाश जी के यौम विलादत के मौके पर आज अलीगढ़ के गुरुद्वारों में कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए दुआया जलसों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अकीदतमंद इतनी बड़ी तादाद में शरीक नहीं हुए जितना हर साल होते थे। गुरुद्वारों में आए अकीदतमंदों ने माथा टेका और गुरु नानक के बताए हुए रास्ते पर चलने का अहद किया। मजहबी पेशवा भाई गुरप्रीत सिंह कलियर ने खिताब किया और गुरु नानक की कौमी यकजहती के पैगाम को आम करने पर जोर दिया और कहा कि उन्होंने गुरु नानक ने जो तालीमात दी हैं, हम उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
कोविड के दौर में सभी रूल को फॉलो किया गया है और जैसे जैसे जो संदेश सरकार की तरफ से है उसको भी देखा गया है, पर फिर भी ये देखने को मिला है कि संगत ने बीमारी से नहीं डरे संगत और गुरु से प्यार दिखाते हुए सभी संगत बेखौफ होकर गुरु की गोद में आकर बैठी और कीर्तन का आनंद लिया और अपने जीवन की जो पल हैं वो गुरु को दिए हैं। ठीक है, कुछ कोविड की ये समस्या चल रही है, कोविड-19 की, लेकिन फिर भी हम लोगों के अंदर, हमारे समाज के अंदर, इसके अलावा हमारे समाज के अलावा जो और लोग भी बहुत गुरु नानक साहब जी को मानते हैं, सभी लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए और ठीक अपना उसके कम्युनिटी के लोग हुए और अच्छा उनकी संख्या भी ठीक थी और अपना डिस्टेंस के हिसाब से हम लोगों ने उस उत्सव को बड़ा ही ढंग से मनाया, प्रोटोकॉल का पालन भी किया। मेरठ में भी गुरुद्वारों में काफी रौनक देखी गई। गुरु नानक देव के यौम पैदाइश पर प्रकाश पुरब के मौके पर शहर के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और भंडारों का एहतमाम किया गया। शहर के मशहूर कंकरखेड़ा गुरुद्वारा, थापरनगर गुरुद्वारा और कैंट के शीशे वाले गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया गया। इस मौके पर महदूद दायरे में प्रभात फेरी तो निकाली गई, लेकिन नानक नगर गुरुद्वारे से निकलने वाले खालसा पंथ जुलूस का इनकाद नहीं किया जा सका। गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी ने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हुए गुरु नानक देव की तालीमात और आलम इंसानियत के लिए दिए गए पैगामात का जिक्र किया। गुरु पर्व के इस खास त्यौहार पर सिख तबके के हजारों अकीदतमंदों ने गुरुद्वारों में आकर अकीदत पेश की। शबद कीर्तन और पाठ के बाद तबरुक के तौर पर लंगर का भी एहतमाम किया गया। गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिवस है, जिसमें कीर्तन बाणी सब चल रही है, लंगर का प्रोग्राम है और जो होता है नियम अनुसार वही किया जाता है। और कोरोना के करके हमने जो है कि हमने नगर कीर्तन का स्थगित कर दिया, क्योंकि संगत ज़्यादा होती और प्रॉब्लम ज़्यादा देश के लिए होती, इस करके हमने इसे कैंसिल किया। मैं समझता हूँ कि संपूर्ण मानवता के गुरु हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने साथ में जीवन भर तक एक जहाँ भाई मर्दाना जो मुस्लिम थे, वहीं एक भाई बालाजी जो एक हिंदू थे, उन दोनों को साथ रखा। गुरु नानक देव जी ने हर पक्ष लिया और केवल सच का उपदेश दिया है और हम चाहते हैं कि आज संसार में अगर सच का उपदेश दिया जाए तो ये जो हमारी परेशानियां, दुख तकलीफें आ रही हैं, ये दूर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को आज बड़ी सौगात दी है। उन्होंने पटना के एम्स से दीघा तक बने तकरीबन 12.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का इफ्तिताह किया। इस पुल के बनने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पटना में ट्रैफिक की सूरत हाल भी बेहतर होगी और गाड़ियों का दबाव कम होगा। लोग अब बरह रास्त इस सड़क के जरिए पटना को पार कर लेंगे। इस 12.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सड़क को पार करने में तकरीबन 8 मिनट का वक्त लगेगा। माननीय रेल मंत्री जी से और रेल के अधिकारियों से तो तेजी से यहाँ पर काम क्योंकि आरोपी जरूरी था। जब आरोपी बन गया रोड ओवर ब्रिज तो उसके बाद लीक हो गया और अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कितनी सहूलियत हो। अब जाने का एक ही रास्ता नहीं, नीचे से भी आने का रास्ता है और दूर से लोग चलेंगे तो अब कितना कम समय में लोग पहुँच पाएंगे। और आप जानते हैं कि धीरे धीरे और ज्यादा व्हीकल्स की संख्या बढ़ती है, आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में ये नया और एलिवेटेड के ऊपर में एलिवेटेड पथ का निर्माण किया गया, ये बहुत ही उपयोगी है। और आप देख लीजिए बिहार की एक खास चाहत थी और वो पूरा हुआ। ये बात अलग है कि 2018 में कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद चूंकि आरोपी का भी काम पूरा हुआ, अब उसके बाद ये मौका लगा तो फिर जो नया कार्यकाल आया है उसका पहला काम करने का मौका मिला, तो बड़ी किसानों पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि किसानों को सरकार से बात करनी चाहिए। नए ज़रूरी क़वानीन से किसानों को फायदा ही होगा। कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि हम लोग किसानों से बातचीत करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की कठिनाई नहीं आने वाली है। और आप तो जान रहे हैं बिहार में हम लोगों ने तो शुरू में 2006 में ही खत्म कर दिया था और 2006 के बाद से जो प्रोक्योरमेंट है हम लोग पैक्स के माध्यम से कर रहे हैं और पहले तो यहाँ प्रोक्योरमेंट होता नहीं था और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो देश भर में इसके बारे में जो किया गया है
तो जरूरत इस बात की है कि इसमें लोगों के बीच में बातचीत हो जाए, और केंद्र सरकार तो चाहती है, किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो जब बातचीत हो जाएगी तब सही मायने में किसानों को ये जानकारी मिल जाएगी कि उनका किसी भी फसल का प्रोक्योरमेंट में किसी तरह की बाधा नहीं आने वाली है। प्रोक्योरमेंट होगा और जो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो उनको मिलेगा। इसलिए हम नहीं समझ रहे हैं कि इसके बारे में एक अकारण हो रहा है, ये किसी चीज के बारे में एक गलतफहमी है। पटना में तलबा ने किसानों के हक में एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एहतजाजी तलबा ने सरकार से ज़रूरी कवानीन को वापस लेने की मांग की। चारा घोटाला मामले में मुलविस लालू प्रसाद यादव की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लालू यादव को 3 लेयर सिक्योरिटी दी गई है। रांची के रिम्स में लालू यादव का इलाज चल रहा है। पिछले दिनों केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में मुंतकिल किया गया था। केली बंगला से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट होने के बाद लालू प्रसाद की सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 11 नंबर पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद यहाँ रह रहे हैं, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। और जो पुलिस के अधिकारी हैं या जो पुलिस बल हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर तैनात हैं और कहीं न कहीं सिक्योरिटी यहाँ की बढ़ाई गई है। हालांकि ये कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप बता सकते हैं कुछ? नहीं, तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन जो तैनाती है वो पूरी तरह से पुलिस बलों की तैनाती है। और ये कहा जा रहा है कि जो भी लोग इसके अंदर में जो प्रवेश करेंगे तो उनको पूरी तरह से जांच करने के बाद ही भीतर प्रवेश कराया जाएगा। हालांकि लालू प्रसाद से मिलने की किसी को अनुमति नहीं दी गई है। रिम्स के जो डॉक्टर्स हैं जो लालू प्रसाद को देख रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो उनको ही केवल अनुमति है। बाहरी व्यक्ति का जो बगैर जिला प्रशासन और जेल प्रबंधन के अनुमति का प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। मधुबनी के विस्फी से बीजेपी रुकन असेंबली हरभूषण ठाकुर बचोल ने मुतनाज़ा बयान दिया है। बचोल ने कहा कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखने वाली बात दुनिया की सबसे बड़ी झूठ है। बीजेपी रुकन असेंबली ने दरभंगा में एक प्रोग्राम के दौरान ये मुतनाज़ा बात कही। हम गए प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में, लिखल है मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैठ कर। हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान। दुनिया में इससे भी झूठ बात हो कोई? इससे भी झूठ बात नहीं है। मजहब खूब सिखाता है बैर बार करना। मजहब सिखाता है कि आपकी बात नहीं मानता है तो काट दो, रेप कर दो। मजहब सिखाता है। अब देखिए, ये पूरा माने अमन चैन और दंगा फसाद जो भाईचारा की बात संविधान में लिखी हुई है, इसके खिलाफ ही काम करने वाली ये पार्टी है। इसीलिए इनको मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, ये इनको इनके पसंद की चीज़ नहीं है। वो आपस में बैर ही कराने वाली पार्टी है। वो हर तरह से वो बैर कराना, समाज में झगड़ा पैदा करना, तनाव पैदा करना, दंगा फसाद करना, इसकी पार्टी ही है। इसलिए उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो उन्होंने एक सच्ची बात, दिल की बात कही है और भाजपा के असली चरित्र को उन्होंने उद्घाटित किया है। आईपीएल में मुंबई इंडियन को जीत दिलाने में अहम रोल अदा करने वाले बिहार के उभरते हुए क्रिकेटर ईशान किशन जब पटना पहुंचे तो उनका शानदार खैर मकदम किया गया। इस मौके पर ईशान किशन भी काफी खुश नजर आए। न्यूज 18 से बात करते हुए ईशान ने कहा कि वो हमेशा पटना को मिस करते हैं। बिहार में बल्कि देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा, और इस बार मुंबई इंडियन को जिताने में भी इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जाहिर सी बात है, बिहार के हैं लेकिन झारखंड से खेलते हैं, फिर भी बिहार के प्रति कितना लगाव है कि जब भी आते हैं पटना में लोगों से मिलना नहीं भूलते। ईशान, सबसे पहले आपको मुंबई इंडियन को जो जीत मिली उसके लिए आपको बधाई। शुक्रिया सर। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ईशान किशन बिहार के झारखंड से खेलते हैं, मन नहीं कर छोड़ता है कभी कि बिहार भी रणजी खेलता, बिहार से खेलते? आई थिंक सर, जब यहाँ पे एफिलिएशन नहीं था तो मैं झारखंड शिफ्ट हुआ था और वहाँ पे अमिताभ सर थे, तो वहाँ पे मुझे लगता है, और मैंने जो भी कुछ खेला है वहाँ से ही खेला है,
तो ये मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जब उन लोगों ने मुझे स्टार्टिंग में इतना कुछ दिया, इतना सपोर्ट दिया, इतने टाइम आए जहाँ पे जब मैंने परफॉर्म नहीं किया, अगर तो उन्होंने मुझे बैक किया है, तो ये मुझे लगता है मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें वैसे छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूँ। तो ये एक मुझे लगता है मेजर रीज़न है कि मुझे झारखंड से बहुत ज़्यादा प्यार है। ईशान, आप विकेट कीपर भी हैं, बल्लेबाज भी हैं। हर कीपर का कोई ना कोई आइडियल ज़रूर होता है लाइफ में। ईशान किशन के आइडियल विकेट कीपर कौन है? आई थिंक वो सबके हैं, मेरे ही नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी है। क्योंकि आप अगर देखोगे धोनी भाई ने भी जैसे अपने आप को इम्प्रूव किया था बहुत स्टार्टिंग में, और जैसे कीपर वो बन गए, वो हम सब चाहते हैं कि उतना कोई फैंस हमारा भी हो सके, और हम लोग काफ़ी उनको फॉलो भी करते हैं। तो ये थे हमारे साथ ईशान किशन। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।